जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पल्स में, जहां हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जीके के प्रीवियस ईयर और उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2 वीडियो को पूरी कंप्लीट कर ली है, जिसमें एक-एक क्वेश्चन को उसके पूरे अच्छे एक्सप्लेनेशन और उससे रिलेटेड फैक्ट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को किया है। अब इस सीरीज की मतलब तीसरी क्लास है, तो आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बुक गॉडफादर किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो अभी का जो ट्रेंड को देखा गया है आरआरबी के, इसमें जो एनटीपीसी का एग्जाम है और जो ग्रुप डी है, इसमें एक तो आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड बुक हो गई ये, और जो स्टैटिक पुरानी बुकें वो पूछे जा रही हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि गॉडफादर बुक किसके द्वारा लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मारियो पूजो। तो प्रसिद्ध पुस्तक गॉडफादर के लेखक है मारियो पूजो। तो अन्य बुक देख लेते हैं, जिसमें राग दरबारी बुक श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखी गई है। उसके बाद मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। मेला अंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। पुनाव का देवता धर्मवीर भारती द्वारा। अब कुछ करंट से रिलेटेड बुक भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछ लेता है बहुत ज्यादा। जैसे वाई इंडिया मैटर्स, ये बुक लिखी है एस जयशंकर जी द्वारा। एस जयशंकर जी कौन है? फॉरेन मिनिस्टर। उसके बाद डेवलपमेंट इंडिया एट द रेट 2047, ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई किताब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ये अमित शाह जी द्वारा लिखित। उसके बाद द चोला टाइगर्स एवेंजर ऑफ सोमनाथ बुक, जो कि अमित त्रिपाठी जी, ये बहुत ही अच्छे राइटरों में से एक हैं, अमित त्रिपाठी जी, इनके द्वारा लिखित बुक है। उसके बाद ऑपरेशन डिल्लो, जो कि अभी पुलवामा में जो अटैक हुआ, पाकिस्तानी की कायर हरकत के बाद जो इंडियन आर्मी, नेवी और जो संयुक्त ऑपरेशन था, उससे ऑपरेशन सिंदूर चला गया, तो उसके बारे में जो डिटेल दी गई है वो बुक है आपकी, लिखी है डिल्लो साहब ने, के के एस के जे एस डिल्लो जी द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे नेफा कहा जाता था, के नाम से जाना जाता था, वो वर्तमान में अब किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को 1972 से पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। जब 1972 में अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया, तभी इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। यह दर्जा उसके बाद 20 फरवरी 1947 को अरुणाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ओके, तो आगे पढ़ लेते हैं। अब देखिए, इसमें नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल के प्रदेश के बारे में पूछा है, तो हो सकता है नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों की स्थापना ईयर भी पूछ ले। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनकी स्थापना ईयर को एकदम अच्छे से देख लेते हैं। तो भारत के उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की स्थापना ईयर की बात करें तो ये हो गया आपका सिक्किम, नेपाल के बगल में। तो 1975 में सिक्किम की स्थापना ईयर है। फिर अरुणाचल प्रदेश, जो कि अभी हमने पढ़ा, जिसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, तो इसकी स्थापना 1987 को। 1987 को 3 राज्यों की स्थापना हुई। एक आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया आपका मिजोरम, जो कि वो भी 1987, मैंने बोला 3 राज्य, तो 3 राज्य में एक हो जाता है आपका गोवा। जो गोवा है उसकी भी स्थापना 1987 को ही हुई है। उसके बाद नागालैंड आपका 1963, और उसके बाद जो 3 राज्य हैं, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, क्या मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इनकी स्थापना 1972 को हुई है राज्य के रूप में। और ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट के ये जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और ये मेघालय, ये सभी असम से टूटकर बने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में हुई, के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं प्रेमचंद रायजादा जी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1975 को हुई, ये एशिया का सबसे पुराना और भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना प्रेमचंद रायजादा जी द्वारा की गई है। प्रेमचंद रायजादा जी को
कॉटन किंग के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थापना उन्होंने कहा कि मुंबई के टाउन हॉल के पास, जिसको अभी वर्तमान में दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर स्थापना की और इसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, दलाल स्ट्रीट, मुंबई में। भारत के अन्य प्रमुख जो स्टॉक एक्सचेंज है उनकी बात करें तो एक तो आपका हो गया बीएसआई, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सबसे पुराना हो गया, एशिया का 1875 में स्थापना प्रेमचंद रायजादा जी द्वारा। और इसका जो सेंसेक्स है, मतलब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स। और आपका जो दूसरा और सबसे नवीनतम आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। और इसका जो सूचकांक या इंडेक्स बोल सकते हैं वो है निफ्टी, जिसमें टॉप 50 कंपनियों को सूचित किया, इंडेक्स किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अल्पाज पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित किस भौतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। इससे पहले जो हमने वीडियो की थी, एक या दो वीडियो में, उसमें हमने न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ा था। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वहां पर मैंने बताई थी आपको क्या, वेलिंगटन, जो कि वर्ल्ड की सबसे साउदर्न मोस्ट कैपिटल थी, वही न्यूजीलैंड है ये। तो न्यूजीलैंड में ही दक्षिण अल्पाज पर्वत है, पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। अब इस क्वेश्चन को इसलिए रखा गया है क्योंकि जो अल्पाज श्रृंखला है ये मुख्यतः यूरोप में पाई जाती है। मतलब जो अल्पाज है, सिंगल अल्पाज, ये देखिए यहाँ लिखा भी है, यूरोप में स्थित अल्पाज पर्वत से इस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। जो ये अल्पाज है ये ओनली आपके फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसमें स्विट्जरलैंड मेन है। नोट, स्विट्जरलैंड में गॉड हार्म गॉड हार्ड बेस टनल, जिसको जीबीटी के नाम से जाना जाता है, ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी सुरंग है, जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर है, जिसको 2016 से शुरू किया गया था। अब बात करते हैं दक्षिणी अल्पास, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। ये न्यूजीलैंड की एक पर्वत श्रृंखला है और ये न्यूजीलैंड की सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट कुक। और ये न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट कुक है। न्यूजीलैंड की कैपिटल तो मैंने आपको बता दी, वेलिंगटन। और इसे दक्षिण का मतलब ब्रिटेन ऑफ द साउथ किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। मैंने आपको न्यूजीलैंड की लोकेशन भी बताई थी प्रीवियस वीडियो में। क्या थी बताइए लोकेशन? लोकेशन थी, ये हो गया आपका सॉरी एक सेकंड, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के इस साइड यहाँ पर आपको क्या मिलता है? न्यूजीलैंड। यहाँ साइड, इस साइड ऊपर आपका पापुआ न्यू गिनी हो जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, कुमिटी पाती कुमिटी पत्ती कुमिटी पत्ती कुमिटी पत्ती गुफा चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? कुमिटी पत्ती गुफा चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। कुमिटी पत्ती कोयम्बटूर, तमिलनाडु के पास स्थित प्राचीन रोक कला स्थल है, जो कि 200 2000 साल से लेके 3000 साल पुराने लोग ऐतिहासिक शिला चित्र इसमें मिलते हैं। कहाँ लोकेटेड है? तमिलनाडु में। तो अब अन्य गुफाओं को भी देख लेते हैं। तो अन्य गुफा क्या है आपकी? भारत की प्रमुख और ऐतिहासिक गुफा, जिसमें अजंता, एलोरा और आपकी हाथी गुफा लेक, जिसको एलिफेंट गुफा लेक बोलते हैं, ये सभी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जिसमें से आपकी ये जो अजंता और एलोरा है ये तो बिल्कुल थोड़े थोड़े दूरी पर ही स्थित है, जो कि आप ये इसकी जो लोकेशन है उसे मत देखिएगा, वो थोड़े एरो गलत लग गए हैं उसके। तो फिर नेक्स्ट है आपकी क्या? भीम बेटिका रायसेन मध्य प्रदेश में है। उसके बाद एलिफेंटा मैंने बता दिया आपको क्या, मुंबई महाराष्ट्र में। उदयगिरी, खंडवा गिरी की ये कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। उसके बाद बोरा गुफा लेक, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद बराबर की गुफा है, कहाँ पर मिलती है आपको? बिहार में। ताबो की गुफा हिमाचल प्रदेश में। बाघ एमपी धार में मिलती है। उसके बाद उड उंडवली उंडवाली गुफा, ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलती है। और जोगी मारा की गुफा छत्तीसगढ़ में। ये कुछ इम्पोर्टेंट गुफाएं, इनमें से जिसमें से ये दो तो इतनी इम्पोर्टेंट है,
आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर दी जाएँगी, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सॉरी भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक, फादर फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन और आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? इसमें जो अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहाँ? भारत में। और आधुनिक शिक्षा का जनक कहाँ? ये भी भारत में। किसे माना जाता है? तो फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया माना जाता है लॉर्ड मैकाले को। और फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया माना जाता है चार्ल्स क्रांत को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब अगर आपको आधुनिक शिक्षा के जनक नहीं पता है इंडिया में, अगर आपको इतना ही पता है कि इंग्लिश शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते थे ऑप्शन एलिमिनेट से, क्योंकि देखिए यहाँ पर फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन पहले नंबर पर है, तो लॉर्ड मैकाले पहले होने चाहिए। तो ऑप्शन गलत हो जाता आपका ए, यहाँ भी बी हो जाता और सी गलत हो जाता, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता। भारत में शिक्षा के आधार स्तंभ, तो इंग्लिश शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो 1835 में शिक्षा के जनक भारत में चार्ल्स क्रांट को माना जाता है। इन्हें आधुनिक शिक्षा का जनक फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश संसद के सामने भारत में आधुनिक शिक्षा या वेस्टर्न एजुकेशन की शुरुआत करने की प्रस्तावना रखी थी। कहाँ पर? ब्रिटिश संसद में। इसीलिए इन्हें आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है भारत की दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी भारत में अपनी व्यापारिक बस्ती 1620 में कहाँ स्थापित की थी? तो जब पश्चिम से कंपनियों का आगमन होने लगा भारत में, तो उन्होंने अपनी-अपनी फैक्ट्री अलग-अलग जगहों पर खोली। तो जो डेनिश आए, इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली? तमिलनाडु के टोंकेबाड़ में। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट है। सॉरी, यहाँ 8 लिख गया है, ये बी लिखना था, ठीक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो जो दूसरी कंपनी है इसके बारे में देख लेते हैं। तो विभिन्न विदेशी कंपनियों का जो आगमन हुआ उसमें सबसे पहले कौन सी विदेशी कंपनी आई थी या विदेशी व्यक्ति आए थे? तो वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? कोची में। हालाँकि वो उनका आगमन तो सबसे पहले जब वास्को डी गामा आए थे, तो 1498 में भारत पहुँचे थे। कहाँ पर? कोझिकोड, कलिकट में, ठीक है? फिर अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कंपनी कहाँ खोली? सूरत, गुजरात में। फ्रांसीसियों ने अपनी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने अपनी पहली कंपनी जहाँ पर अंग्रेज़ों ने खोली थी, वहीं पर सूरत, गुजरात में। डच डच कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में खोली। और जो डेनिश थे, डच और डेनिश अलग-अलग हैं। तो इनको अच्छे से याद रखना कि डच ने कहाँ खोली? मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। परंतु डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने 1620 में तमिलनाडु के ट्रांकेबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या, क्या पूछा है? न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या पूछा है, ओके, अधिकतम नहीं। अपवाद, कुछ स्टेट अपवाद भी होते हैं कि किसी में जो न्यूनतम होनी चाहिए उससे भी कम हो, तो उसके छोड़कर पूछा है। तो राज्य विधानसभा के बारे में पूछा है। तो राज्य विधानसभा में होती हैं कितनी? 60। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी। टाइप में मिस्टेक हो गई, वो 2 लिख गया है, वो ऑप्शन सी है, 60 इसका राइट होगा। अब यहाँ विधानसभा का पूछा है, कहीं विधान परिषद का भी पूछ सकता है। इसीलिए हम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद को एक बार अच्छे से देख ही लेते हैं। तो जो लोकसभा है उसमें हाईएस्ट सीट कितनी है? कितनी हो सकती है? 250। मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद राज्यसभा में होती हैं 250, मिनिमम की इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। अभी वर्तमान में कितनी है? 200 सॉरी लोकसभा में वर्तमान में 543 है, राज्यसभा में 245 है, विधानसभा में अधिकतम 500 हो सकती हैं, कम से कम इसमें कम से कम 600, मतलब सॉरी 600 बोल रहा हूँ मैं, 60 तो होनी चाहिए, जो कि आपके इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, 60 इसका राइट आंसर, ठीक है। सबसे ज्यादा यूपी में है 443। उसके बाद विधान परिषद में कितनी सीटें होनी चाहिए? तो किसी राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा की 1/3
क्या हो सकती हैं, विधान परिषद में सीटें हो सकती है और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 40। यूपी में सबसे अधिक सीट है विधान परिषद की कितनी, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन याचिका पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट क्या था आपका क्वेश्चन, भारत की जन याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस वर्ष के आसपास हुई थी और इसे इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। 1980 के दशक में जस्टिस पी एन भगवती के द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया और ये शुरुआती इसका भारत में 1980 के दशक में माना जाता है। जन याचिका जिसे लोकहितवाद भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत या इसकी उत्पत्ति यूएसए से माना जाता है, जो कि 1960 के दशक में शुरू हुई थी। इसकी भारत में शुरुआत 1980 के दशक में, मतलब मुख्यतः 1980 के दशक में बिल्कुल पूर्णतः स्टार्ट हो चुकी थी। तो इसीलिए कही जगह 1970 से 1980 के दशक आपको मिल जाता है, क्योंकि इसका जो पहला क्विज था वो 1979 में इंडिया में हुआ था, तो इसीलिए 70 का वो आ जाता है इसमें। और इसके अग्रदूत जो हैं वो हैं चीफ जस्टिस पी एन भगवती, जो कि भारत के 17वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं और इन्हें भारत में पीआईएल का जनक भी माना जाता है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इससे आपको और अच्छे से आपका जो पीआईएल है उसे मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है, पढ़िए आप। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब पीआईएल है, जिसे जन याचिका या लोक हितवाद भी कहा जाता है। इसे का प्रारंभ 1960 के दशक में यूएसए से हुआ था। इसका एम क्या होता है, ये ऐसी याचिका होती है जिसे सामुदायिक के हित, मतलब ये व्यक्तिगत हित या कोई ऐसा पर्सन याचिका दाखिल कर दे जिसमें उसी का फायदा हो रहा है या कुछ ही लोगों का फायदा हो रहा है जो उसी के ग्रुप के हैं, तो उस समय उसके लिए याचिका दर्ज नहीं होती है। ये होती है एक पूरे के पूरे समूह के लिए। इसे जन याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है। इसे क्यों की जाती है, ताकि जो न्याय है वो सुलभ हो, तीव्र हो और उसका समाधान फास्ट हो सके। इसमें कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। इसकी इंडिया में शुरुआत की बात करें तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो परंपरागत न्याय का जो ढांचा था उसमें थोड़ा ढील देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया। और इसमें वकील होना जरूरी है, क्योंकि जब आप एक पूरे समूह का नेतृत्व कर रहे हैं तो उसका कोई एक लीडर भी तो जो उसकी समस्याओं को एक्सप्लेन करे, तो उसमें वकील का होना अनिवार्य होता है। इंडिया में इसकी शुरुआत की बात करें तो 1980 के दशक में यह पूर्णतः विकसित हो चुका है इंडिया में। अ, इसके माध्यम में पहला केस 1969 में हसीन आरा खातून बनाम भारत संघ था, जिसमें जो आपके बिहार में एक जेल था, मुजफ्फरनगर के जेल में बंद कैदियों को कैदियों से संबंधित ये एक पीआईएल दारिज की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 40,000 मतलब जो उसका न्यायिक ढांचा था उसमें थोड़ी ढील देकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 40,000 प्लस कैदियों को रिहा किया गया था इसमें। भारत में पीआईएल के जनक जो कि 17वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जस्टिस पी एन भगवती को माना जाता है। और भारत में पीआईएल की जननी जो हैं उन्हें जननी है पुष्पा कपिला इंगा रानी, जिन इन्हें क्यों कहा जाता है जननी, इन्होंने 100 से ज्यादा पीआईएल दर्ज की हैं, दाखिल किए हैं, इसीलिए कहा जाता है। और जो पीआईएल दाखिल करने की जो फीस है वो 50 रुपए प्रति व्यक्ति है, या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे फ्री भी कर सकता है। याचिका की जो प्रक्रिया, याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो याचिका दर्ज करने की जो प्रक्रिया होती है सेम जो रिट को दर्ज करने या दाखिल करने की जो प्रक्रिया होती है उसी की तरह होती है। तो ये रही आपकी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करिए और आपके चैनल वेब पल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।